मेरठ में ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर पर 12 फरवरी को हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक छापेमारी की। इस सेंटर पर यह बताया गया कि गलत तरीके से भ्रूण का परीक्षण किया जाता था और इसमें भ्रूण का लिंग बता दिया जाता था। डॉक्टर छवि बंसल को इस पूरे मामले में एक्यूज बनाया गया और उनके सह अभियुक्त बनाए गए उनके स्टाफ के लोग। इसमें पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज था, लेकिन जब छवि बंसल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर उनकी जो रिमांड थी, पुलिस ने जो रिमांड मांगी थी, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद वहां क्या हुआ, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राम कुमार शर्मा जी, जो छवि बंसल के उस वक्त वकील थे और इस पूरे मामले में कैसे जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम ने एक बड़ा खेल किया केवल छवि बंसल को जेल भेजने के लिए। भाई साहब, ये बताइए कि ये पूरा जो मामला था ये किन धाराओं में दर्ज हुआ था और किस तरीके से पूरा जो एक तरीके से कहें मैनिपुलेशन है वो किया गया। देखिए, अपराध संख्या 53/25, ठीक है। ये थाना मेडिकल का केस था जो पीसीपी पीएनडीटी एक्ट के अंदर दर्ज हुआ था। और जो सेक्शन लगे थे 29, 4 सब क्लोज 1, 4 सब क्लोज 2, 4 सब क्लोज 3, 4 सब क्लोज 4 और 5 सब क्लोज 1 और 5 2 सब क्लोज 2, 6B, 23, 25, 27 पीएनडीटी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। देखिए, पहले तो ये जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, ये मुकदमा एफआईआर में दर्ज नहीं हो सकता। ये बात हमको समझनी होगी सबको। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ कंप्लेंट केस दर्ज होता है। ये जो स्पेसिफिक एक्ट है, इसकी धारा 27 ये कहती है कि कंप्लेंट केस ही दर्ज होगा वो 15 डेज की नोटिस पे। ये तो उसका प्रावधान है। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जो मुलजिम है, जो आरोपी है, उसको 41A का नोटिस देकर छोड़ा जा सकता था, जो अब इस समय 35 BNS है। देखिए, वो नहीं छोड़ा गया। एक तो पुलिस ने वहाँ पर अत्याचार करा, छोड़ सकते थे, नहीं छोड़ा। उसके बाद अगले दिन जब कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पेपर हमने देखे, तो रिमांड पेपर में कुछ सेक्शंस इसी स्पेसिफिक एक्ट के बढ़ाए गए। हमने रिमांड में बहस करी सीएम कोर्ट के अंदर, और रिमांड पे क्वेश्चन आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता नहीं है, तो फिर आप मुकदमा कैसे करेंगे, मैं तो उसमें रिमांड नहीं दूंगी। तो पूरा पुलिस प्रशासन और जो शासन था वो बैकफुट पे चला गया, क्योंकि इनकी बदनामी होती, रिमांड रिफ्यूज होता। तो क्योंकि हाईलाइटेड केस था और सारी इसको आईएमए जो है इसको परस्यू कर रही थी केस को, तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो है उसमें जबरन पुलिस ने रिमांड शीट पे प्रपत्र संख्या 202 है, ठीक है ना, इस पे इन्होंने काटछाट करी। कुछ सेक्शन हटाए गए पीसीपीएनडीटी एक्ट के, और 120 भी और 420 बढ़ाई गई। यानी कि जो वर्तमान में जो हम इसको कहेंगे, जो इसको सेक्शंस को, इसमें जो है ये जबरन जोड़े गए। साजिश की धारा और फोर्जरी की धारा, यानी कि आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी। देखिए, इस सेक्शन के साथ में साजिश की धारा और फौजरी धारा नहीं लग सकती थी टेक्निकली, लेकिन लगा दी गई। हमने इस पे भी आपत्ति करी, तो उस पे जो है हमें ये कहा गया भी आपकी बेल तो हो रही है, पर प्रशासन का सहयोग करो। बेल इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी धाराएं जो हैं 7 साल से कम की सजा वाली। अब जो वर्तमान में 61(2) और 318 ये BNS है, ये भी 7 साल से नीचे की है, ठीक है। इसमें भी अगर मुलजिम को बेल तो मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती तो इंटरिम पे छोड़ा जा सकता है। सतेंद्र अंतिल का की गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये सब भी गाइडलाइन आश्चर्य रूप से नज़रअंदाज कर दी गई। 5 बजे तक सब ये था कि बेल हो रही है और इंटरिम तो हमारी एटलीस्ट हो जाएगी, लेकिन आश्चर्य रूप से क्या प्रशासन का दबाव होता है या पुलिस का दबाव होता है या कुछ सिस्टम का दबाव होता है, कौन सी शक्तियाँ थी कि वो बेल खारिज हो जाती है। मेरा ये कहना है कि पीठासीन अधिकारी का विवेक पर डिपेंड करता है कि वो बेल दे ना दे, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आर्टिकल 21 में कि जबरन किसी को जेल ना भेजा जाए, निर्दोष को ना फंसाया जाए, आप उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। 7 दिन बाद फिर उन्हीं की बेल हो जाती है, हमने सुना बेल हो। अभी ऐसा नहीं है। आपने सतेंद्र अंतिल गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आपने वायलेशन करा,
आपने आर्टिकल 2021 का वायलेशन करा और आपने इंटरिम तक नहीं दी, ये वायलेशन है। और पुलिस ने जबरदस्ती ये सेक्शन जो नहीं बनते थे मेरी क्लाइंट पे, उस समय जो मैं वकील था, वो सेक्शंस जबरदस्ती बढ़ाए गए। अच्छा, जो पेपर आया उसमें हम देख रहे हैं कि काट छांट हो रही है, क्या ये लीगली होनी चाहिए थी? ये नहीं हो सकती। पुलिस नहीं कर सकती है? देखिए, रिमांड पेपर पे और जो जीडी के पर्चे थे उन पे ये सेक्शंस 120 भी और 420 यानी कि 65 और जो है ये नया सेक्शन तो याद ही रहते हैं, 318 ये नहीं थी बीएनएस। ये जबरदस्ती बढ़ाए गए हैं इसको, जबरदस्ती एक निर्दोष डॉक्टर को, जिसमें मात्र एक आरोप था कि कुछ दलालों ने 40,000 रुपये में ठेका लिया अल्ट्रासाउंड कराने का, वो भी पैसे जो पकड़े गए 40,000 वो भी उस क्लिनिक से बाहर पकड़े गए। इस पे मात्र 700 रुपये लेने का आरोप है। 700 रुपये भी इसने डॉक्टर ने लिए थे। 700 रुपये में उसने उसका वो एग्जामिन किया, उसको उसकी रसीद दी और रजिस्टर में एंट्री है। एक फॉर्म एफ होता है, वो फॉर्म एफ फिलअप नहीं किया गया था, वो भी इंटेंशनली इसी का नहीं किया गया, वो उस दिन किसी का भी नहीं हो पाया था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उस दिन बेल खारिज कर दी गई, निर्दोष महिला को जेल भेज दिया गया। अब ये तो हुआ गलत, जुडिशल सिस्टम से गलत हुआ, वहाँ पे गड़बड़ हुई और उसके बाद में पुलिस ने और जुडिशरी ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। मेरी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। आप ये बताइए, इस पूरे मामले में आपने कोई कंप्लेंट की है जो जुडिशरी सिस्टम के अधिकारी हैं उनको या पुलिस विभाग को? निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हुआ था वो बड़ा ही अफसोसजनक था कि निर्दोष व्यक्ति बिना किसी अपराध के जेल जा रहा है, ये निंदनीय था। तो इसकी मैंने नेक्स्ट डे 13 तारीख में, 12 तारीख को बेल खारिज हुई थी 12/2 में। 13 तारीख में एडमिनिस्ट्रेटिव जज आ रहे थे, सलील कुमार राय साहब, उनसे मैं मिला माननीय जस्टिस महोदय से। उन्होंने कहा जी मुझे लिखित में आप एप्लीकेशन दीजिए। मैंने विद एफिडेविट उनको बाई पोस्ट उनको मैंने एप्लीकेशन दी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी है और चीफ जस्टिस हमने प्रयागराज को दी है, हाई कोर्ट प्रयागराज को दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव जज को दी है। इसके साथ साथ मैंने पुलिस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट करी है। ये तो कंप्लेंट करी मैं सीजीएम के अगेंस्ट कि सीजीएम ने कानून के जो धाराएं हैं, जो आईपीसी सीआरपीसी बीएनएस से धारा कानून चलता है, न्यायालय चलता है, उसका वायलेशन करा है। इसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है और इसको इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से एक महिला जेल चली गई। ये तो हो गई कानून का उल्लंघन। दूसरा में जो पुलिस ने जानबूझ के, जब सेक्शन नहीं बनते थे आपने मतलब मुकदमा लिखा, पहली वो गलती। दूसरा, जो सेक्शन नहीं बनते वो सेक्शन आपने बढ़ाकर लेकर आए। उसके बाद फिर आप जबरन, जब रिमांड रिफ्यूज़ करने की बात हुई तो रिमांड रिफ्यूज़ किया, तो आपने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी चेहरा बचाने के लिए कि कल को सवाल ना उठे और मीडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, तो उसके लिए आपने 120 भी और 420 आईपीसी का आपने जो है उसमें सेक्शन जबरन बढ़ाए गए। तो ये मैंने आईओ खिलाफ डीआईजी से मैं मिला, डीआईजी साहब से मिला, उनको मैं सारा प्रकरण बताया और मेरी बात से सहमत भी हुए कि भाई हाँ कहीं कुछ वो। जिले के एसएसपी से भी शिकायत किया? मैंने 17 तारीख में डीआईजी साहब से मिला हूँ मेरठ से और 18 तारीख में मैं एसएसपी से खुद मिला हूँ। एसएसपी ने कहा भाई ये मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और उनका पूरा मेरा वार्तालाप करीब 10 से 15 मिनट का वार्तालाप हुआ है और मैंने उनको संपूर्ण वाक्य से उनको बताया कि ये सब गलत हुआ। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसी प्रकार का एक केस हुआ था। जो केस हुआ था उसमें ये बुलंदशहर का केस है, उसकी मेरे पास में पूरी वहाँ की जो है पूरा एक निर्णय आया हुआ है। एफआईआर दर्ज होती है, मुलजिमान जेल जाते हैं, चार्जशीट लगती है, चार्जशीट के बाद में जो आरोपी हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं चार्जशीट क्रैशिंग के लिए। हाई कोर्ट पूरा मुकदमा देखकर, पूरी चार्जशीट को देखकर पूरी उसको क्वैश कर देती है, क्रैश करती है और जो जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे थे एफआईआर से लेके उनको गिरफ्तार करने तक वो सब निलंबित होते हैं। ये तो हाई कोर्ट 2024 का बुलंदशहर का निर्णय है, हाई कोर्ट प्रयागराज का, और बहुत अच्छा निर्णय है। तो पहला सवाल ये कि भाई मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, दूसरा सवाल जबरन आपने सेक्शन क्यों बढ़ाए, और तीसरा सवाल ये कि वो कौन सा दबाव था कि शासन प्रशासन ने एक महिला को जबरदस्ती जेल भेज दिया। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ होगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे? देखिए, अब तो मैं वकील नहीं हूँ उसमें, अब तो वकील दूसरे लोग थे, अब तो मैं वकील नहीं रहा। लेकिन चूंकि एक जस्टिस व्यवस्था का उल्लंघन करा गया, न्याय नहीं हो पाया, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से चीफ जो सीजीएम है यहाँ पे उनके खिलाफ और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है गौतम दरोगा जी, उनके खिलाफ मैंने
एप्लीकेशन दी है, तो निश्चित मानिए कि विद एफिडेविट मैंने एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में, तो उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी सेटअप तो होगी होगी। और जो मुझे एसएसपी ने और डीआईजी ने आश्वासन दिया है कि आयोग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई होगी। बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो वकील हैं उस समय डॉक्टर छवि बंसल के, वो ये कह रहे हैं कि जो नियम कायदे थे उनका फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी क्लाइंट को जेल हुई। हम इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से स्टिंग किया हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और उसमें क्या तथ्य थे हमको नहीं मालूम, और वो रंगे हाथ पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई हमें नहीं मालूम। हम उनकी किसी तरह की कोई पैरोकारी नहीं करते, लेकिन कानून जिंदा रहे और कानूनी प्रक्रिया में और इस कानूनी व्यवस्था में सबका यकीन बना रहे, इसलिए इस बात को ज़रूर कहते हैं कि कम से कम उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए लीगल तरीके से, जिनकी ज़रूरत कानूनी प्रक्रिया में होती है, चाहे वो पुलिस के लेवल से हो चाहे वो जुडिशरी लेवल से हो। बहरहाल जो भी कार्रवाई अब होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बाद की होगी और देखा जाएगा कि किसको क्या सज़ा मिलती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।